गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था। प्रोटोजोआ के ही एनिमल्स की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटोजोन्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक ही कोशिका द्वारा सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फाइलम तो प्रोटोजोआ है ही और इसका सब फाइलम है सीलियोफोरा। क्लास है इसकी सीलिएटा, यानी प्रोटोजोआ में आने वाले वो एनिमल्स जिनमें कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया होते हैं उन्हें क्लास सीलिएटा में रखा गया है। सब क्लास है इसकी होलोट्राइका और ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमेटिडा। पैरामीशियम की मुख्यतः 2 जातियां जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे तो इसकी 10 जातियां ज्ञात हैं, लेकिन 2 स्पीशीज मेनली जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, मतलब आवास और स्वभाव, तो पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्वच्छ जल में पाया जाता है और स्वच्छ जल जैसे पॉन्ड हो गया और रिवर, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्थिर वाटर जो होता है मेनली उसमें ही पाया जाता है। और वो स्वच्छ जल जिसमें कि जलीय पौधे पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो उसमें, जैसे भले ही सड़े गले जो होता है फूड जो होता है उसका छिलके, पत्तियाँ या कोई डेड ऑर्गेनिजम्स हों या दूसरे प्रोटोजोन्स या बैक्टीरिया हों, तो ऐसे जल में ये पैरामीशियम पाया जाता है। स्ट्रक्चर, पैरामीशियम की संरचना किस प्रकार की होती है? ये तो मैंने पहले आपको बताया, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है और यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और इसका आकार एक स्लीपर के समान होता है। स्लीपर होती है जैसे उस तरह का इसका आकार होता है और ये फ्री लिविंग होता है, फ्रीली रहता है और जैसा आपको पता ही है क्योंकि सीलिया पाए जाते हैं तो फ्रीली स्विम कर सकता है। इसका जो शेप स्लीपर का आकार होता है उसके 2 एंड है। एक एंड तो इसका होता है ब्लंट, डायग्राम में दिखाई दे रहा है देखिए, और दूसरा जो पिछला सिरा है इसका थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। इस तरीके का इसका शेप होता है। इसकी जो बॉडी अमीबा में हमने देखा था उसका इरेगुलर शेप होता है, स्थिर शेप नहीं होता क्योंकि उसमें सूडोपोडिया बनते बिगड़ते रहते हैं। पैरामीशियम के केस में क्या होता है कि इसकी जो बॉडी है वो एक थिन लेकिन टफ एक परत से घिरी हुई होती है जिसे कहते हैं पैलिकल। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और क्योंकि ये थिन स्थिर है इसलिए इसका शेप जो है वो भी फिक्स होता है, तो अपने आकार बदल नहीं पाता। और ये जो इसकी पैलिकल है, जो इसकी कवरिंग है, इसकी सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे डिप्रेशंस या गर्त पाए जाते हैं, हेक्सागोनल, जो षटकोणीय होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं और इन्हीं हेक्सागोनल डिप्रेशन या इन्हीं गर्त में से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिन्हें कहते हैं सीलिया। और जब रिजेस हैं, खड्डे हैं, तो बीच बीच में उभार भी होंगे, रिजेस भी होंगे। और यहाँ पर इसके जो रिजेस हैं या जो उभार हैं वहाँ पर एक और तरह की संरचना पाई जाती है जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये जो ट्राइकोसिस्ट है ये स्पिंडल के आकार होती है, तरकू होता है ना जैसा, वैसे आकार की होती है और इसके अंदर एक थिक लिक्विड भरा हुआ होता है, थोड़ा सा भरा हुआ होता है जिसमें कि स्पाइन की तरह का ये जो स्ट्रक्चर होता है। और क्योंकि स्पाइन की तरह का स्ट्रक्चर है इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है और ये जो ट्राइकोसिस्ट हैं ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एनिमल को प्रोटेक्ट करती हैं या उसकी रक्षा करती हैं। बाहर की तरफ जैसे ये पेलिकल से घिरा हुआ है
उस पर पेलिकल पे मैंने बताया इसकी पेलिकल में जो डिप्रेशन है वहाँ पे सीलिया, तो इसकी जो पूरी बॉडी है वो सीलिया से घिरी हुई होती है। और ये जो सीलिया है इसकी बॉडी पर प्रेजेंट है, डायग्राम में देखिए आप, पूरी सरफेस पर जो है वो पूरी बॉडी पर तो लगभग जो है वो एक ही लंबाई के होते हैं, इनका साइज सेम होता है, लेकिन इसके पोस्टीरियर एंड पर देखिए, ये जो पोस्टीरियर एंड है यहाँ लिया है ये थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, और एक जो स्ट्रक्चर बन जाता है सीलिया के कारण लंबे, जिसे कॉर्डल टफ्ट कहते हैं, एक पूंछ की तरह का स्ट्रक्चर कॉर्डल टफ्ट इन्हें कहते हैं। तो ये जो सीलिया हैं वो सब एक साथ ही गति करते हैं और सिंक्रोनस मूवमेंट इसको कहते हैं। जब एक साथ सारे सीलिया मूव करते हैं तो इसको सिंक्रोनस मूवमेंट कहते हैं। और हर एक सीलिया जिसका जो बेस है वहाँ पर जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है वो कहलाता है। तो ये इसकी लाइनिंग होती है या कवरिंग होती है। इसके बाद और स्ट्रक्चर देखिए, इसमें ये जो पैरामीशियम है इसकी वेंट्रोलेटरल साइड पर ये जो है स्ट्रक्चर होता है, एक डिप्रेशन या खांच होती है जिसे कि बक्कल ग्रूव कहते हैं। ये जो बक्कल ग्रूव है यहाँ पर इसका मुख जिसे कि पेरिस्टोम कहते हैं प्रेजेंट होता है, और ये पेरिस्टोम ये फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस फनल लाइक स्ट्रक्चर कीप के आकार का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, उसके द्वारा पीछे कैविटी में खुलता है जिसे कि बक्कल कैविटी कहते हैं। ये जो बक्कल कैविटी है ये इसके देखिए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, आ जाती है, और साइटोप्लाज्म में जाकर ये बक्कल कैविटी साइटोफेरिंक्स में, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे साइटोफेरिंक्स कहते हैं, उसमें खुल रही है। और ये जो बक्कल कैविटी है साइटोफेरिंक्स में जहाँ पर ये खुलती है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है या एक अपर्चर टाइप या ओपनिंग टाइप होती है उसे कहते हैं साइटोस्टोम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप का सिस्टम नहीं है, तंत्र नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हायर एनिमल्स में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें ये कुछ संरचनाएं मिलकर इसको भोजन ग्रहण करने में मदद करती हैं। तो इसमें से ये जो पार्ट बताया मैंने आपको, पेरिस्टोम, वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी और साइटोस्टोम, ये सब जो है सीलिएटेड होते हैं, सीलिया होते हैं। तो जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं इसमें से फिल्टर होके जाता है, जो पानी भी इसके अंदर आता है वो फिल्टर होके जाता है। लेकिन जो इसके आगे का भाग है साइटोफेरिंक्स, वहाँ पे सीलिया नहीं होते। पीछे की तरफ ये देखिए एक और स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, इसका पेलिकल का ही कुछ भाग है जो इससे मिलकर बनाता है जिसे कि साइटोपाइज या सेल एनस कहते हैं, जहाँ से कि अनडाइजेस्टेड फूड फिर बाहर निकलता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है जो कि पूरा भोजन को ग्रहण करने में और आगे पहुंचाने में मदद करता है। साइटोप्लाज्म जो है पैरामीशियम का, साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म इसका दो भागों में बटा हुआ होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है, वो थोड़ा सा डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, तो एक ग्रेन्यूलर होता है। और जो इसका एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म इसका लिक्विड होता है, थोड़ा तरल फॉर्म में होता है और ग्रेन्यूलर होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में जो कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में है, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है इसमें जो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में भी खास बात क्या है, इसके जो न्यूक्लियस है वो दो होते हैं इसमें, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा साइज में कंपैरेटिवली छोटा होता है जिसे कि माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और इनका फंक्शन भी फिक्स है। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है ये एक्चुअली सोमेटिक नेचर का होता है, इसका रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की सोमेटिक, वो उनको कंट्रोल करता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसे जनरेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमेटिन होता है वो इंडियोक्रोमेटिन होता है, और ये ही जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, उनको कंट्रोल करता है। तो जो सोमेटिक न्यूक्लियस यानी मैक्रोन्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट